करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया कल, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी, करंट क्या होता है, किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस को करंट को एक्सप्रेस करते हैं। समटाइम्स इट इज क्यू बाई टी, समटाइम्स इट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, और ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे हम बात करेंगे। मैंने आपको बोला करंट की जब भी यहाँ बात करते हैं तो वो कौन सी करंट होगी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली हम बोलेंगे एसी, बट जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते तो हम कौन सी करंट लेंगे, हम डायरेक्ट करंट की ही बात करेंगे, डीसी की ही बात करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ करंट in a metallic conductor. किसी मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो की बात करते हैं हम। इसी में हम कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे नई, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। बट पहले हम देखते हैं करंट का फ्लो कैसे होता है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। बेटा अगर हम किसी मेटल की बात करें ऑन एन एवरेज, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ऑन एन एवरेज किसी मेटल में, किसी गुड कंडक्टर में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे रहा है, तो तब भी in every conductor there will be 10 raised power 28 electrons per meter cube। इसलिए कंडक्शन जो है दैट इज वेरी हाई। लेकिन जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करते, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर वैसा ही है जैसा किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, द क्वेश्चन अराइजेस कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर की वजह से। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। तो क्या बोलेंगे बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of an external electric field, the motion of electrons in a conductor is totally random। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, जो हमने लगाया ही नहीं है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मोशन रैंडम होगा, एंड देयरफॉर द एवरेज थर्मल वेलोसिटी of electrons is 0। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल बोल दूंगा मैं, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी की वेलोसिटीज ऐड करूं, एवरेज फाइंड कर लूं, अरिथमेटिक मीन n इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडम मोशन है, और बेटा उस रैंडम मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 होगी।
ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन इसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम कोई सेल या कोई बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके क्या होगा बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ना अब डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको कल भी बताया, विल स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे एंड करंट फ्लो करेगी। करंट की बात हम बाद में करेंगे, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगी। इस चीज को हम लेटर ऑन यूज करेंगे, बट यू शुड रिमेंबर दिस कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो करंट इज फ्लोइंग। करंट तो तब फ्लो करेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे। जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, that average velocity is called drift velocity. The average velocity with which the electrons are drifted towards the positive terminal is known as drift velocity. जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एंड सी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, देखो जब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले u1 थी, अभी v1 बन गई, ये v2 बन गई, ये v3 बन गई, तो हम बोलेंगे देयरफॉर vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 v3 v4 vn divided by n. This is the average velocity with which the electrons are drifted opposite to the direction of electric field. Since v equals to u plus at, therefore vd is equal to v1 की जगह मैं लिख सकता हूं u1 plus at1, u2 plus at2, u3 plus at3, so on, un plus atn divided by n. ठीक है, ये u वाली टर्म्स को मैं सेपरेट कर लेता हूं। आई कैन राइट u1 plus u2 plus u3 so on up to un divided by n plus a common, it will become t1 plus t2 plus t3 tn divided by n. बेटा ये तो जीरो है, so I can write vd equal to 0 plus a into tau लिख दूंगा इसको। ठीक है, ये जो t1 plus t2 plus t3 मैं अलग से बताऊंगा ये है क्या, मैंने यहाँ tau लिख दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, देयरफॉर मैं ये बोलूंगा देयरफॉर vd is equal to a into tau. Here tau equals to t1 plus t2 plus t3 tn by n is known as average रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो हम तो यहाँ पिक्चर ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, बट एक्चुअली देयर इज वेरी हाई डेंसिटी। मैंने आपको बताया देयर आर 10 rays per
28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड भी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो फिक्स कर्नल्स होंगे मेटल के उनके साथ भी कोलाइड करेगा। तो क्या होगा, there will be multiple collisions among various electrons and among fixed ions, electrons and fixed ions। तो किन्हीं दो सक्सेसिव collisions के बीच में जो टाइम है, the time between two successive collisions is known as relaxation time। लगातार जो दो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का जो टाइम है बेटा, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। T1 भी रिलैक्सेशन टाइम है, T2 भी रिलैक्सेशन टाइम है, T3 भी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, और उनका एवरेज होगा ये। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एक्सेलरेशन होता है बेटा फोर्स अपॉन मास, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, एंड F होता है स्मॉल e इंटू कैपिटल E। पढ़ा आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो मैं लिखूंगा A कितना है, देयरफॉर मेरे पास A बन जाता है स्मॉल e कैपिटल E बाय m। तो इस A के एक्सप्रेशन को, इस A की वैल्यू को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डाल दूं तो VD मेरे पास आ जाएगा, A की जगह आ गया E बाय m इंटू टाउ। ये बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। और इसी एक्सप्रेशन को अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई कैन राइट VD वेक्टर इक्वल्स टू E टाउ बाय m इंटू E वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेकिन हमें एक नेगेटिव साइन भी लेना है यहाँ। नेगेटिव साइन का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव साइन का क्या इंडिकेशन हुआ कि बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड opposite to the direction of electric field, that is why in vector form we have a negative sign। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा, ये एडिशनल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी तो थी ही। ऐसा नहीं है कि U1 अब 0 हो गया या U2 0 हो गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है। तो जो V1 है दैट इज U1 प्लस A इंटू T1, ठीक है। ये V1 में क्या है, U1 में कुछ ऐड हुआ है, वो जो ऐड हुआ है एडिशनल वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। या ऐसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ऑल द फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। हम एक छोटा सा और रिलेशन समझते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड drift velocity। For that we have this conductor, across this conductor we apply some electric field। Let length of the conductor is L and area of cross section is A। drift velocity है बेटा VD, एवरेज है, किसी के साथ भी मैं एसोसिएट कर सकता हूं। if T is the time taken by an electron to move लिखो या drift लिखो, from one end of the conductor, one end to the other end of conductor, then
Vd will be equal to L by T. Let us say this is equation number 1. ठीक है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे आएगा नहीं, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधा आ जाएगा, मल्टीपल कोलिजन होने के बाद डिस्प्लेसमेंट उसकी L ही होगी. So we say this is drift velocity equals to length upon time. Let n be the number of electrons per unit volume. इस कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में सपोज करते हैं n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? इस कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n इंटू n क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब में, तो टोटल कितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा n इंटू al. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा E. E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. Then what will be the total charge? This is number of free electron. जो bonded electrons हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम. टोटल चार्ज हो जाएगा n into E, which is NaL into E. ये वो टोटल चार्ज है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज है जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, जो यहां से यहां मूव कर रहे हैं. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम. तो ये टोटल चार्ज आ गया बेटा. तो अगर मैं करंट की बात करूं, करंट की डेफिनेशन यूज करूं यहां, बाय डेफिनेशन मैं बोलूंगा करंट I इज इक्वल टू Q बाय T. सो दैट इज इक्वल टू NaLe by T. It means that I equals to what is L by T? NEA लिख दिया, ये VD आ गया. ठीक है, ये है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वी से कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द ड्रिफ्ट. द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो बेटा हमारे पास दो रिलेशन हो गए यहाँ. एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू E इंटू टाउ बाय m. और दूसरा है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू NEA Vd. ठीक है, एंड दिस इज द सिचुएशन. ये मेरे पास एक कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे. ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन, और ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, करंट फ्लो करेगी. जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहां हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मोबिलिटी. म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोबिलिटी को. बेसिकली क्या है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के. क्योंकि जितना ज्यादा फील्ड, जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी और उतनी ज्यादा एडिशनल वेलोसिटी होगी. उसी एडिशनल वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? पहले ये समझो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के. मोर वेलोसिटी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी राइट Vd इक्वल्स टू म्यू इनटू E. यहाँ बेटा जो ये म्यू है, इसी म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी. और अगर आप यहां से ही देखें, यू राइट इट एज Vd बाई E. Vd बाई E है, सो मीटर पर सेकेंड वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट.
दिस विल गो अप मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। और हम कैसे डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को, देखो यहां से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर आप इसका छोटा सा एक्सप्रेशन देखना चाहें, यू कैन सी हियर मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन से अगर आप E को इधर ले आओ, सो वी कैन राइट VD बाई E इक्वल्स टू E टाउ बाई M। ये जो VD बाई E है, यही तो म्यू है। So mu equals to E into tau by M. So this is expression for mobility. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। मोबिलिटी बेसिकली उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है which can move. Mobility is the property of the particles which are mobile, means which can move. जैसे अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स में मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, तो वहां मोबिलिटी की बात करेंगे, वो मोबिलिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। तो जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जो करंट कैरियर है या जो चार्ज कैरियर है, उसी के कारण मोबिलिटी होगी। फिर हमारे पास बेटा एक और टर्म है, which is called as current density। करंट डेंसिटी J से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है इसमें। ठीक है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इट्स डायरेक्शन is same as that of current। although करंट स्केलर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो है। जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। कल मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, बट दिस करंट डेंसिटी इज ए माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। करंट जो है पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसकी डिटेल में बात करते हैं अब हम। अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो दिस करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J, इट इज इक्वल टू करंट I divided by area A। ठीक है, we just derived an expression that I equals to NEA VD। so इस एक्सप्रेशन से I can write that I by A जो है that is NEVD। इसी I by A को J बोलते हैं, so we write J equal to NEVD। ठीक है, ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। करंट डेंसिटी का ऐसे यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलो। अब इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होने का और वेक्टर होने का यहाँ क्या मतलब निकलता है। बेटा सपोज करो कि ये करंट की डायरेक्शन है किसी कंडक्टर में, और कंडक्टर की शेप कुछ इस तरह से है कि जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन बेटा आपको पता है नॉर्मल टू द एरिया है। एरिया की डायरेक्शन, ये कोई एरिया एलिमेंट है, इसमें से करंट निकल रही है DI, और ये एरिया की डायरेक्शन है। यू नो द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज, जैसे मैं अगर एरिया ऐसे रखूंगा तो ये नॉर्मल है, थोड़ा टिल्ट करूंगा
तो ये टिल्ट हो जाएगा, ये एंगल थीटा है। लेट नॉर्मल टू द एरिया मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस एरिया का इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी आई कॉस थीटा, यू नो जहां थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जनरली क्या होता है, J इक्वल्स टू करंट दैट इज डी आई डिवाइडेड बाय डी ए कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय डी ए कॉस थीटा। मतलब आपने एरिया का वो एलिमेंट लेना है जो करंट के अलोंग डायरेक्टेड हो, एरिया का वो एलिमेंट लेना है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो आई जो है उसको लिखूंगा जे डॉट डी ए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। एंड यू नो दो वेक्टर्स का एरिया तो वेक्टर होता है, हमने गॉसेस थ्योरम में भी पढ़ा था एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो वेक्टर फॉर्म में हम करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अगर सिंपली लिखना है, मान लो छोटा एरिया नहीं लेना, हम ऐसे बोलते हैं आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। सो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। मोस्ट ऑफ द टाइम थीटा जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा तो आई बन जाएगा हमारे पास जे इंटू ए। तो जे क्या बन गया, जहां से स्टार्ट किया था, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखें। पहली चीज, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी चीज, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द स्मॉल कंडक्टर। और तीसरा उसका डेफिनेशन होता है कि करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई अबाउट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी एंड दिस करंट डेंसिटी। बेटा क्या फर्क है एक चार्ज्ड कंडक्टर में, थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। मान लो ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ऑफ कोर्स करंट कैरिंग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा, और अगर चार्ज है तो सपोज करता हूँ पॉजिटिवली चार्ज है तो हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है और ये एक करंट कैरिंग वायर है। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। दिस वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, V बाय L, V पोटेंशियल डिफरेंस, L लेंथ। लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे फ्रॉम वन एंड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकलेंगे। ये है न्यूट्रल, ये चार्ज्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए चार्ज कंडक्टर एंड ए करंट कैरिंग वायर? ए चार्ज कंडक्टर इज चार्ज्ड, उसके पास कुछ नेट चार्ज होगा, बट ए करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, बट the electric field inside a current carrying conductor is not zero and it is equal to potential gradient। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ करंट फ्लो कर रही है ना, तो ऑब्वियसली करंट तभी फ्लो करेगी जब इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, इतना आज करो। ठीक है, दिस इज सेकंड लेक्चर, दिस वाज आवर सेकंड लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। टुमारो विल स्टार्ट ओम्स लॉ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा।